एडोस्फियर ऑनलाइन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम सीटेट पेपर 2 के सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सिलेबस पर जिक्र करना और उसका तजिया करना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को जान लेंगे तो आधा समझिए मसला वहीं पर ख़त्म हो जाता है और आसानी के साथ वो उसके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। समझ की समझ में बढ़ोतरी होती है और लोग अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। जब पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो आमतौर पर सीटीईटी, जिसको सीटेट लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये 6 to 8 के असातिज़ा के लिए तैयार किया गया है। यानी ये इसको मिडिल क्लास टीचर भी बनते हैं। इसमें आमतौर पर जो कंपोनेंट है, इसके हिस्से हैं, तो सबसे पहला आता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, जिसको सीडीपी कहते हैं। इसमें से तकरीबन 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ेंगे बहुत सारे जो इसके माहिरीन है पेडागोजी के, उनका नज़रिया क्या है, उनकी थ्योरीज क्या है। जैसे पियाजे की है, विगोट्स्की की है, गोल्डबर्ग की है, बर्नर की है। तो इन लोगों ने क्या क्या सब बच्चों के बारे में बोला है, बच्चों की नशोनुमा यानी उसका विकास कैसे होता है, और बच्चों का विकास, उसके पढ़ाने के तरीके क्या हैं, किस तरह हम बच्चों के साइकोलॉजी को समझें और उसमें ढल कर बच्चों को पढ़ाएं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा हमारी क्लास प्रोडक्टिव क्लास हो और रिजल्ट जो अच्छा बनकर हमारा आए, हर तक तालीम पहुँचे, इनरोलमेंट रेशियो ज़्यादा ज़्यादा बढ़े। और ये कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद दूसरा है सीखने और सिखाने का अपना एक तरीका, के मोटिवेशनल चीज़ें हैं। फिर उसके बाद टीचिंग है, और टीचिंग के अपने टीचिंग का अमल यानी टीचिंग का काम जो है किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ों उसमें देखने को मिलेगी। तो हम इस तरह करेंगे। अब इसी क्रम में क्या होता है, इसी सिलसिले में जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि हम सीखते हुए चले जाते हैं, उसमें रुकावटें भी पैदा होती है। तो उस रुकावटों को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें भी हम जानेंगे। कहते हैं ये चीज़ें भी हम जानेंगे। जैसे मान लें डिसलेक्सिया हो गया, इसका मतलब होता है कि आपको रीडिंग करने में जो परेशानी होती है। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक बच्चा है जो वहाँ पर इंग्लिश में लेफ्ट और फेल्ट दोनों लिखा हुआ रहता है। लेफ्ट लेफ्ट लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ता है वो, फेल्ट पढ़ देता है, यानी उल्टा पढ़ देता है। तो इस तरह की चीज़ें होती है। डिसग्राफिया हो गया, तहरीरी परेशानी, लिखने में कुछ तो लिखता है कुछ। डिसकैलकुलिया हुआ, जो हिसाब में मैथमेटिक्स में जिसको दिक्कतें आती है। और एडीएचडी होगा, इस तरह की चीज़ें जिस यानी कंसंट्रेशन नहीं बन पाना, ये सारी चीज़ों को इसमें पढ़ा जाएगा। दोम की ज़बान अव्वल का मतलब है आपका समझिए मदर टंग है, ज़बान दोम जिसको हम सीखते हैं। और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे उसमें पहला आता है मुताले फ़हम, यानी रीडिंग कंपरेशन। कोई भी पैराग्राफ को जब पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते ही आपके अंदर जहन में क्या चीज़ें बनती है, आपने उस पैराग्राफ को पढ़कर क्या समझा है, उससे बनने वाले क्वेश्चन को आपने किस तरह हैंडल किया है, ये सारी चीज़ें इस कंप्रहेंशन में आती है। साथ ही साथ ज़बान की तदरीसी हिकमत अमलिया, यानी ज़बान के टीचिंग से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ज़बान के क़वायद को जानना। क्योंकि हर ज़बान का अपना एक रूल होता है, अपना एक लिबास होता है, उसके तहत वो ढलते हैं। और उसको लैंग्वेज में, उस ज़बान में महारतें होती हैं। ज़बान के हुसूल और ज़बान की तदरीसियात, यानी ज़बान को किस तरह हासिल करें, कैसे उसकी टीचिंग करें, ये सारी चीज़ें। तीसरा सेक्शन है रियाजी और साइंस। तो ये रियाजी और साइंस जो है, ये उन उम्मीदवारों के लिए जो साइंस और मैथमेटिक्स लेते हैं, उनके लिए है। जिनका सोशल साइंस है, एसएसटी है, उनका नहीं है। उनके लिए समाजी उलूम पढ़ने होते हैं, है ना। तो समाजी उलूम में जो पढ़ना होता है, तो उसमें होता है, तो उसमें हिस्ट्री को पढ़ते हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं,
फिर सिविक्स यानी सियासत पढ़ते हैं, राजनीतिक शास्त्र जिसको कहते हैं, फिर इकोनॉमी यानी माशियात पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ये जब ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ हो जाते हैं तो आपका हिस्ट्री यानी एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जो हिस्ट्री है वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। एजुकेशन से रिलेटेड जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है और जो एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके कानून है, एक्ट्स हैं, प्रोविज़न है, प्रावधान है, सारी चीज़ें वो आपको पढ़ने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है वो सब चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन उनका मकसद भारत के लोगों को कुछ करना नहीं था, बल्कि एक तरह का रॉ मटेरियल इन लोगों को बनाना था। तो वो और आज़ादी के बाद इन लोगों के या भारत सरकार की क्या एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसियाँ रही है वो सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना होता है। अब ये समाजी उलूम के लिए यानी एसएसटी के लिए एनसीईआरटी का 6 to 8 और ख़ासकर 6 to 10 अगर पढ़ लेते हैं तो ये काफ़ी है। और बहुत सारी जगह तो ऐसा होता है कि नोट्स बना के कंसाइज यानी कि ब्रीफ नोट्स बना के देते हैं ताकि बच्चे कम से कम वक्त में इसको पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीक़ा से सीटेट हासिल कर लेते हैं, सीटेट में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। समाजी उलूम की अपनी एक तदरीसी हिकमत अमली होती है कि इसके पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं। समाजी उलूम को पढ़ने के बाद क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक क्रिटिकल मटेरियल आ जाता है, एनालिटिकल सोच आ जाती है, बच्चे सोचते हैं और एक अलग तरीक़ा से सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। अब इम्तिहान की खुसूसियात की बात करते हैं तो सीटीईटी सिर्फ एक मालूमाती या फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पेडागोजी से रिलेटेड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपका कॉन्सेप्ट है कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरह का इसकी परिभाषा क्या है। तो ये अगर क्लियर है तो मेरे ख्याल से सीटेट का एग्ज़ाम देना आपके लिए चने का लोहे का चना नहीं होगा, बल्कि एक आम एग्ज़ाम हो जाएगा जिसको आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा तो तैयारी के दौरान आप क्या करें कि एनसीईआरटी के 6 to 8 की किताबों का गहरा मुताला करें और अगर 6 to 10 कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। सीडीपी खासकर उसमें सीडीपी में जब हम पढ़ते हैं उसकी तैयारी करते हैं तो जीन पियाजे हैं, विगोट्स्की हैं, बर्नर हैं, कोलबर्ग हैं, इनके नज़रियात को, इनके थ्योरीज को अच्छी तरीक़ा से समझें। और क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं थ्योरीज से और हर साल आते ही आते हैं, एक भी चीज़ ऐसी नहीं बात है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नदी नाले से रिलेटेड कि नदी कहाँ पर ये पड़ती है, ये नदी कहाँ से निकलती है और ये नदी कहाँ पर गिरती है, इस नदी से इसकी एक सहायक नदी कौन है, इसकी मेन नदी कौन है, कौन सी नदी किसके लिए ख़तरनाक है, कौन सी नदी किस राज्य के लिए एक सोरो यानी सोग माना जाता है, वो सारी चीज़ों हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। अगर 1 से 1.5 महीना अगर हम सब ने इस पर मेहनत कर दिया तो मेरे ख्याल से कि ये सीटेट बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। शर्त ये है कि हम सिस्टमेटिकली इसको पढ़ें, ऐसा नहीं कि आज हम 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा पढ़ लिया, कल दिन भर कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर परसों 2 घंटा पढ़ा, फिर उसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं। अगर सिस्टम से हमने डेली 2 घंटा ही दिए तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। बस इतना ही सी इस छोटे से वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। पहला अगला नेक्स्ट जो वीडियो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।